क्या आपने कभी सोचा है कि मुझे लेगो पसंद है, लेकिन काश यह थोड़ा और खतरनाक होता। शायद यह आपके लिए सप्ताहांत का प्रोजेक्ट हो सकता है। यह है एक बेबी लेगो टेस्ला कॉइल, जिसे स्लेयर एक्साइटर भी कहा जाता है। और यह है स्लेयर, जो वायरलेस रूप से कुछ फ्लोरोसेंट बल्बों को शक्ति प्रदान कर रहा है। कौन सोच सकता था कि आप लेगो का उपयोग करके वायरलेस रूप से शक्ति प्रेषित कर सकते हैं। खैर, मेरे विचार से यह ज्यादातर सर्किट की वजह से है, लेकिन फिर भी इस वीडियो के लिए लेगो को कुछ श्रेय दिया जाना चाहिए। यह वास्तव में प्रयोगों के लिए एक शानदार स्कैफोल्ड बनाता है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपना खुद का लेगो स्लेयर कैसे बना सकते हैं, और फिर हम वीडियो के बाद के हिस्से में देखेंगे कि यह वास्तव में क्या कर सकता है। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि यह असली टेस्ला कॉइल नहीं है और उनकी एक बिंदु है, लेकिन यह भी सच है कि किसी मायने में यह दिल से एक टेस्ला कॉइल है। मैं इस वीडियो में टेस्ला कॉइल्स के काम करने के तरीके में बहुत गहराई में नहीं जाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे अन्य वीडियो हैं जो इसे मुझसे बेहतर समझा सकते हैं। लेकिन सार में आप इस लेयर को एक प्रकार का स्वयं ऑसिलेटिंग सॉलिड स्टेट टेस्ला कॉइल मान सकते हैं। यह टेस्ला कॉइल जैसी विशाल छापें निकाल सकता है। यह कॉइल अपेक्षाकृत सुरक्षित है, और अगर आप मेरे डिजाइन का इस्तेमाल करें तो इसे छूने से शॉक नहीं लगना चाहिए। हालांकि आपको अभी भी इसके अगले हिस्से को छूने से बचना चाहिए, ताकि छोटी झुनझुनी और जलन से बचा जा सके। यह एक अत्यंत सरल उच्च वोल्टेज सर्किट है, और आप इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत कम ज्ञान के साथ भी अपना खुद का बना सकते हैं। दुर्भाग्य से यह एक काफी क्षमा योग्य सर्किट है, इसलिए यहां तक कि अगर आप मेरी विस्तृत सेटअप का पालन नहीं भी करते तो भी आपकी सर्किट काम कर सकती है। उदाहरण स्वरूप, कॉइल्स की रचना विविध आकार, तार की गाढ़ता और लूप्स की मात्रा से होती है, जबकि ट्रांजिस्टर कोई भी एनपीएन टाइप का हो सकता है। विभिन्न प्रतिरोधकों और कैपेसिटर्स का प्रयोग भी संभव है। इन्हें सही ढंग से कार्य करना चाहिए। अब आरंभ करें। ठीक है, बनाना शुरू करते हैं। हम सेकेंडरी कॉइल से शुरुआत करते हैं। अगर आपके पास इन गोल टुकड़ों में से कुछ हैं, तो ये टॉवर की संरचना के समर्थन के लिए सर्वश्रेष्ठ काम करेंगे। मैंने टॉवर बनाने के लिए इन्हें एक दूसरे के ऊपर लगभग 20 तक इकट्ठा किया, और आकार ठीक करना चाहिए, और धुरी का केंद्रीय छेद उसे बाद में लगाने में सहायता करेगा। आगे 1 या 2 घंटे उंगली और गर्दन की सामान्य पीड़ा को विकसित करने में लगाना, और यदि आप मेरे समान हैं तो आपके पैर की अंगूठी भी तंग महसूस हो सकती है। तार को मोड़ना प्रारंभ करने हेतु उसे किसी चीज से बांधना होगा। मैं प्रायः कनेक्टर को कहीं ठीक कर देता हूं और इसके आसपास 10 सेमी के तार को लपेटता हूं। उसे ब्लू टैग से मजबूती प्रदान करता हूं। आप तार लपेटना आरंभ करते हैं, और यह अधिकतम बार मजेदार नहीं होता। आदर्श स्थिति में आप अपने कुंडल को बहुत सही रखना चाहेंगे। इसका मतलब है कोई गैप नहीं और कोई ओवरलैप नहीं। हर तार को कसकर और मजबूती से इसके पड़ोसी के खिलाफ सुरक्षित होना चाहिए। इसे करने का एक तरीका यह हो सकता है कि तार के स्पूल को ऐसे किसी चिकने कटोरे में रखें और एक हाथ से तार को कसकर पकड़ें, जबकि दूसरे हाथ से घुमाएं। अगर आपको विराम देने की आवश्यकता होती है तो आप उस पर ब्लू टैग का एक गुच्छा चिपका सकते हैं और इस तरह से उसे जगह पर रख सकते हैं। लेकिन एक बेहतर रास्ता है, केवल 2 उपांगों का उपयोग क्यों करें जब आपके पास 4 हैं। मुझे स्पूल को चॉपस्टिक के सहारे स्थिर रखना भाता है। मेरे पैरों से इसे ऐसे पकड़ लिया, अब ये कभी उलझेगा नहीं, और आपकी मेहनत ठंडे पैरों और हल्के पैरों के ऐंठन से पुरस्कृत होगी। लेकिन अंत में अब हमारे पास एक सुंदर सहायक कुंडल है। मेरी टॉवर लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी है और तार का हिस्सा करीब 16 सेंटीमीटर लंबा है। इसलिए चूंकि मैं 30 गेज तार का उपयोग कर रहा हूं, इसमें लगभग 600 लूप हैं। ऊपर के हिस्से की कहानी को ब्लू टैग या इंसुलेशन टेप का उपयोग करके सुरक्षित किया जा सकता है, लेकिन मैं टेप इस्तेमाल करूंगा क्योंकि मैं इस कुंडली को अलग करने का इरादा नहीं रखता। फिर कई घंटे अपनी कुंडल को अपना अविभाजित प्यार और ध्यान देने के बाद आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप एक अनाड़ी मूर्ख हैं, इसे तोड़ सकते हैं। विश्राम में शांति, न्यून शक्ति। वापस स्केचबोर्ड पर। अच्छा, ये लेगो है। क्यों ना चतुराई से इस्तेमाल करके और भी कुछ निर्माण किया जाए, कुछ जो मेरी उंगलियों के लिए संगत हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मूल है, लेकिन अभी यही काम चलेगा। मोटर टावर को घुमाती है और मुझे बस तार को मार्गदर्शन करना है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि घुमावदार कस हैं। टाइट की बात करें तो ये सुनिश्चित करने के लिए कि टावर बीच में फिर से न टूटे, मैंने इसके मध्य में एक लंबे टेक्निक एक्सल को डाला है। ये पूरे टावर के माध्यम से ठीक से नहीं पहुंचता, लेकिन ये इतना लंबा है कि टावर बीच में फिर से नहीं टूटना चाहिए। बस आशा करते हैं कि छोर अच्छे से काम करें। तारों को ठीक से सेट करना थोड़ा नाजुक है, और वास्तव में कुछ ही मिनटों में मैंने हार मान ली और मोटर को हटा दिया और सरल उपाय किया। मैंने नए घुमाव स्टेशन का इस्तेमाल करते हुए स्पूल घुमाया। काम कहीं अधिक अच्छा हुआ। अच्छा, हम पूरा कर चुके हैं। आइए अब छोरों को इंसुलेशन टेप से लपेटें। मैं तांबे को नंगा करने हेतु सिरों को मेटल नाखून फाइल से खुरचता हूं, और ऊपर के खुले सिरे को भी। इसे वास्तव में किसी चीज से जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती, परंतु कई लोग इसमें एक छोटा टॉप लोड जोड़ देते हैं, जो कि एक कंडेंसर की भांति कुछ आवेश संचित कर सके और उत्तेजित फील्ड के आकार को आसपास बढ़ा सके। बस टॉप लोड को बहुत विशाल बनाने से बचना चाहिए।
इससे शायद इसके चारों ओर के क्षेत्र का आकार कम हो जाए। निजी तौर पर मैं अक्सर ऊपरी हिस्से पर भार इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि आमतौर पर टावर्स खुद ही काफी अच्छे से काम करते हैं, पर इस मामले में मैंने फैलाव को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए एक ऊपरी हिस्से पर भार बनाया और वास्तव में अंत में यह काम आया। मैं थोड़ी देर बाद तुलना दिखाऊंगा। मेरे ऊपरी हिस्से पर भार बनाने के लिए मैंने इन गोल लेगो प्लेटों में से एक को लिया और उसे तांबे की टेप से ढक दिया, और फिर आप ऊपर से तार को ब्लू टैक का इस्तेमाल करके मजबूती से बांध सकते हैं। मैंने कुछ तांबे की टेप को प्लेट के नीचे से भी निकाला ताकि उसे मजबूती से बांध सकूं, ब्लूटूथ के साथ, और उसे छिपा कर रखें। इस समय आप में से कुछ सोच रहे होंगे कि यह शायद परेशानी भरा काम है और मेरे पास इस टावर को बनाने के लिए ये गोल टुकड़े भी नहीं हैं। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल तो होगा ही, इसमें मैं आपकी बहुत मदद नहीं कर सकता, पर अगर आपके पास ये विशेष गोल टुकड़े नहीं हैं तो चिंता न करें। यह लेगो है तो हम हमेशा सुधार कर सकते हैं। दुर्भाग्य से, जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, ये सर्किट काफी नरम है, तो आप अपनी कॉइल के लिए तरह तरह के आकार और आकृतियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यह सर्किट काफी अच्छी तरह से छोटा भी किया जा सकता है। इन छोटे कनेक्टर टुकड़ों का इस्तेमाल भी करें यहाँ एक छोटी मीनार बनाने के लिए, और ये एक मैंने पहले बनाई थी। ये उतना शक्तिशाली नहीं है पर यह काम करता है। मैं वीडियो में बाद में इसे कार्य करते दिखाऊंगा। अब शायद एक टावर बनाने का सबसे सरल तरीका है जो अच्छे से काम करता है, वो है इसे एक वर्गाकार रूप में बनाना। मैंने कुछ लिफ्ट आर्म्स का इस तरह इस्तेमाल किया, पर आप कोई भी ऐसी चीज इस्तेमाल कर सकते हैं जो वर्गाकार या यहाँ तक कि आयताकार हो, बशर्ते कि उसकी सतह इतनी चिकनी हो कि आप उसके चारों ओर तार लपेट सकें। आप तारों को एकदम सही नहीं पा सकते, पर जब तक ओवरलैप्स या गैप्स, ये अभी भी काफी अच्छे से काम करना चाहिए। मैं वीडियो के अंत में इस टावर को कार्य करते दिखाऊंगा। अब चलिए संक्षेप में सर्किट को देखते हैं। ये बहुत सरल है सिद्धांत में, और वास्तव में काफी माफी भरा होता है कि आप कौन से कंपोनेंट्स का उपयोग करते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं एक ब्रेडबोर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, या आप इसे छोड़ भी सकते हैं अगर आप सीधे एक दूसरे से कंपोनेंट्स को सोल्ड करते हैं। NP-N 222 ट्रांजिस्टर, ये बहुत ही आम ट्रांजिस्टर हैं। आप इन्हें बहुत सस्ते में ऑनलाइन खोज सकते हैं। कुछ रेसिस्टर्स जो सीरीज में जोड़ने पर लगभग 22K ohms, आप अलग अलग रजिस्टर्स का उपयोग कर सकते हैं जो कुल मिलाकर लगभग 20 से 40 किलोहर्ट्ज तक जुड़ते हैं, और एक LED, लेकिन आप वास्तव में कोई भी तेज स्विचिंग डायोड का उपयोग कर सकते हैं। LED अच्छे होते हैं क्योंकि वे ये देखने का एक दृश्य संकेत प्रदान करते हैं कि आपका सर्किट काम कर रहा है या नहीं। आपको कनेक्शन बनाने के लिए कुछ वायर्स की आवश्यकता होगी, और मैं इनपुट वोल्टेज को सुचारू बनाने के लिए 16 वोल्ट 100 माइक्रोफैराड का इलेक्ट्रोलिटिक स्मूथिंग कैपेसिटर का उपयोग कर रहा हूँ। अब यहाँ ध्यान दें, बहुत सारे स्लेयर्स वास्तव में यहाँ पर कैपेसिटर का उपयोग नहीं करते, लेकिन किसी कारणवश मेरे वह नहीं करते हैं। वह वाला, शायद ये मेरे ट्रांजिस्टर्स का मामला है। मैंने यहाँ पर बहुत सारे कैपेसिटर्स का उपयोग किया है और उनमें से ज़्यादातर ठीक काम करते हैं, तो ये बहुत क्षमा करने वाला है। इसलिए आपको प्रयोग करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, बशर्ते उसकी रेटेड वोल्टेज आपकी इनपुट वोल्टेज से बड़ी हो। अच्छा, जो लोग सीधे इसे कॉपी करना चाहते हैं, यहाँ सर्किट डायग्राम है। रुकने की ज़रूरत हो तो विराम लें, और यदि आप सीधे इसे कॉपी करना चाहते हैं तो मेरे ब्रेडबोर्ड सर्किट की बड़ी हुई तस्वीर यहाँ है। ठीक है, इसे संयुक्त करते हैं। लेगो की संरचना पर आरंभ करें जिसे मैंने इस्तेमाल किया। लार्ज लेगो प्लेट्स को आधार के रूप में काम करने के लिए और सर्किटरी को रखने के लिए, और यहाँ मैंने लेगो से एक स्विच बनाया है। जब मैं बटन को नीचे दबाता हूँ, ये दो कॉपर पैड आपस में संपर्क करते हैं, सर्किट को बंद करते हैं। एक इलेक्ट्रिक बैंड तब स्विच को खुले स्थान में खींचता है, जो कि डिफॉल्ट स्थिति है। इसलिए इस लेयर का उपयोग करने के लिए आपको दबाकर रखना होगा। वास्तव में आपको स्विच बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं जितना संभव हो उतना लेगो का उपयोग करके यह बनाना चाहता था। मुख्य कुंडली के लिए मैंने इन 4L आकार के लिफ्ट आर्म्स को छत पर लगाया है, और ये हमारी सेवा करेंगे। हमारी मुख्य कुंडलियों के लिए मैं 12 गेज सिलिकॉन कॉटेड तार का उपयोग कर रहा हूँ। ये कॉपर लगभग 2 mm मोटी है, जिसे मैं बाजू के छेदों के जरिए इस प्रकार से डालूंगा। अंततः यह हमें लगभग 4 लूप्स देता है, और अंत को मुख्य क्विल्ट कनेक्शनों से ब्रेडबोर्ड पर जोड़ा जाता है, जो मेरे बोर्ड में हरे रंग के हैं। मैं उन्हें बस एक क्षण में जोड़ूंगा। भीतरी घटकों को हिलने से रोकने के लिए मैं उन्हें इन बेस प्लेटों में जकड़ने वाला हूं। इन लिफ्ट आर्म्स का इस्तेमाल करते हुए सौभाग्य से आकार लेगो के लिए अच्छी तरह से अनुकूल प्रतीत होते हैं, और अब हम ब्रेडबोर्ड और बैटरी को अच्छी तरह से बैठा सकते हैं ताकि वे ठीक से पकड़ में रहें। तो अब जब चीजें सुरक्षित हैं, मैं स्विच और बैटरी कनेक्शंस को बोर्ड से जोड़ सकता हूं। यहाँ मैं बैटरी की एक लीड को बोर्ड से और दूसरी को इन स्विच प्लेटों में से एक से जोड़ूंगा। फिर स्विच प्लेट का दूसरा हिस्सा जब हम बटन दबाएंगे तो बोर्ड से जुड़ जाएगा, सर्किट बंद कर देगा और बैटरी से बोर्ड तक बिजली यात्रा करेगी। अगले कदम में प्राइमरी कॉइल से जुड़ने वाले कनेक्शंस हैं। ये मेरे बोर्ड पर 2 हरे तार हैं। यहाँ मेरी सलाह है कि ओरिएंटेशन समझने की कोशिश में समय नहीं गवाएं, सीधे ही प्राइमरी कॉइल के सिरे को हरे तारों में डाल दें। मैं कुछ सिंपल वायर कनेक्टर्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो यहाँ सफ़ेद चीज़ें हैं, जिससे अगर ज़रूरत पड़ी तो आसानी से बदल सकूँ। अगर आपके पास वायर कनेक्टर्स नहीं हैं तो आप उन्हें ट्विस्ट कर सकते हैं। उन्हें मिलाकर सोड लगाएं, या सच में किसी भी अन्य तरीके से उन्हें जोड़ें यदि कॉइल तुरंत काम नहीं करता। जब आप
इसे चालू करें। इन कनेक्शनों को उलटने की कोशिश करें। अब चूंकि हमने सभी मुख्य घटक बना लिए हैं, हम इस पर छत लगा सकते हैं। सभी तारों के साथ ये थोड़ा मुश्किल था, पर थोड़े से हिला डुलाकर ये अंत में कस के बैठ गया। और फिर आखिरकार हम हमारी द्वितीय कॉइल लगा सकते हैं। कॉइल का निचला तार यहाँ ब्रेडबोर्ड में द्वितीयक तार इनपुट से जुड़ा हुआ है, जो मेरे मामले में ये नीले तार है। शानदार, हम सब कुछ कर चुके हैं। चलो इसे एक त्वरित परीक्षण देते हैं। जब मैं बटन दबाकर रखता हूं और यह फ्लोरोसेंट रोशनी को इसके निकट ले आता हूं, तो यह रोशन हो जाती है। तो आखिर यहाँ क्या हो रहा है? जैसा कि मैंने कहा, मैं यहाँ टेस्ला कॉइल्स या स्लेयर्स काम करने के इतिहास पर एक सबक नहीं दूंगा, पर जो हो रहा है उसका एक संक्षिप्त विवरण देने के लिए। यह स्लेयर सर्किट मूल रूप से एक प्रतिध्वनि सर्किट है जो वोल्टेज को भारी मात्रा में बढ़ाता है, हालांकि धारा निश्चित रूप से बहुत कम होती है। प्राथमिक कॉइल द्वारा अपनी ऊर्जा को सेकेंडरी कॉइल में हर सेकंड में कई बार डंप करने के कारण वोल्टेज बढ़ता है और यह ट्रांजिस्टर द्वारा ऑसिलेटिंग को नियंत्रित किया जाता है। वास्तव में यह सेकेंडरी कॉइल से फीडबैक ही है जो ट्रांजिस्टर को चालू और बंद होने का कारण बनता है। यही कारण है कि सर्किट स्वयं ऑसिलेटिंग होता है, क्योंकि प्राथमिक कॉइल्स का सेकेंडरी कॉइल की तुलना में विंडिंग अनुपात बहुत बड़ा होता है, सैकड़ों बार से 1 होता है। इससे वोल्टेज का अनुपात को उस हिसाब से बढ़ाया जाता है। मेरे सेकेंडरी कॉइल में लगभग 600 घुमाव हैं और प्राथमिक कॉइल में 4 घुमाव हैं, इसलिए मैं सर्किट में वोल्टेज को लगभग 150 गुना बढ़ा हुआ मानूंगा। इसीलिए क्योंकि हम 9 वोल्ट की बैटरी का उपयोग कर रहे हैं, मैं कल्पना करूंगा कि वोल्टेज कहीं 1000 वोल्ट्स के आसपास पहुंच रहा होगा। अब यह बहुत अधिक लग सकता है और वास्तव में है, लेकिन चूंकि रेजोनेंस बहुत तेज है, हमारे न्यूरॉन से तेज, हमें इससे झटका महसूस नहीं होना चाहिए। सावधानी का शब्द, आप अपनी त्वचा को थोड़ा जला सकते हैं अगर आप ऊपर के आउटपुट वायर को हैंडल करते हैं। कॉइल का शीर्ष, मैंने कुछ बार आउटपुट तार को संभाला है और हल्की चुटकी महसूस की है, जो बुरा या बहुत खतरनाक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी अनुशंसा करूंगा कि इसका इस्तेमाल करते समय कॉइल से बचें। वे यहाँ ट्यूनिंग पर संक्षेप में छुएंगे अगर आपके स्लेयर्स ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो। आमतौर पर हमारे स्लेयर्स को ट्यून करने के कुछ मुख्य तरीके हैं। हम सेकेंडरी कॉइल की वाइंडिंग्स और लंबाई को बदल सकते हैं। हम सेकेंडरी कॉइल के टॉप लोड को बदल सकते हैं। हम प्राइमरी कॉइल की वाइंडिंग्स की संख्या को बदल सकते हैं। हम प्राइमरी कॉइल की स्थिति को बदल सकते हैं, मतलब ऊंचाई और कॉइल से दूरी दोनों। और हम प्राइमरी कॉइल के लूप्स के बीच की दूरी को बदल सकते हैं। इन चर के साथ खेलकर हम स्लेयर से थोड़ा और प्रदर्शन और स्थिरता निचोड़ सकते हैं। मैंने पाया कि कभी कभी अगर ये चर आदर्श नहीं होते हैं तो यह परत अटकेगी और इसके द्वारा उत्पन्न क्षेत्र कमजोर होगा। आमतौर पर इसे फ्लोरोसेंट ट्यूब का उपयोग करके दिखाया जाता है। जितना बेहतर प्रदर्शन होगा, प्रकाश उतना ही स्थिर होगा और आप इसे नीचे देख सकते हैं। कॉइल से दूरी बढ़ाने पर यह और भी ज्यादा चमकने लगेगा। शायद आपके सर्किट को ट्यून करने का सबसे आसान तरीका मुख्य कॉइल की विंडिंग्स के साथ ज्यादा खेलना है। एक बार जब सेकेंडरी कॉइल बन जाती है तो उसके साथ छेड़छाड़ करना वास्तव में इतना आसान नहीं होता, इसलिए अपने प्राथमिक कॉइल में विंडिंग्स की संख्या बदलने की कोशिश कीजिए, इसकी ऊंचाई और प्रत्येक विंडिंग के बीच की दूरी। और अंत में मैं सेकेंडरी कॉइल के टॉप लोड के साथ खेलने की भी सलाह दूंगा। मैं तो बस कॉपर टेप का उपयोग करता हूँ, लेकिन आप एल्यूमिनियम फॉइल जैसी चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे बड़ा, छोटा, फ्लैट, गोलाकार, जो कुछ भी बनाने के लिए आजमा सकते हैं। अच्छा, तो हमने इसे बनाया है। ये वास्तव में क्या काम करता है? इसके शानदार प्रभावों में वायरलेस इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन शामिल है। जो लोग स्लेयर्स या टेस्ला कॉइल्स पर वीडियो देख चुके हैं उनके लिए यह शायद आश्चर्यजनक नहीं होगा, लेकिन इन परतों द्वारा उत्सर्जित मजबूत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से फ्लोरोसेंट ट्यूबों में या सच में किसी भी महान गैसों को जो कम दबाव वाली ट्यूबों में संग्रहित होती हैं उत्तेजित किया जा सकता है। यह एक मानक 10 है। फ्लोरोसेंट ट्यूब, और अगर मैं इसे कुंडल के पास ले जाऊं तो गैस उत्तेजित हो जाती है और यह तेजी से चमकने लगती है। मुझे यह पसंद है कि आप एक शक्तिशाली क्षेत्र बना सकते हैं जो बिना तार की रोशनी उत्पन्न करे। इस सर्किट को अक्सर मानव हाथ की जरूरत पड़ती है ताकि यह ग्राउंड के रूप में काम करे। अगर आप ग्राउंडिंग के बिना रोशनी सहारा दें तो अक्सर चमक नहीं होती जब तक कि शक्तिशाली ट्रांजिस्टर न इस्तेमाल करें। यह 35 वॉट का बल्ब सुंदर चमक देता है जब सही जगह पर रखा जाए। आइए हम 50 वॉट का बोल्ट भी आजमाते हैं। फिर यह एक भी बहुत चमकदार प्रतीत होता है अगर आप सही स्थान ढूंढ सकते हैं। आप एक साथ कई बल्ब भी जला सकते हैं, लेकिन आमतौर पर वे इतनी चमकदार नहीं होंगे।
प्रत्येक एक दूसरे बल्बों से उत्तेजित क्षेत्र को परजीवी करेगा। तो जैसा आप देख सकते हैं, गैसिन स्लेयर से उत्तेजित हो सकती हैं। वास्तव में बहुत सारी गैसिन हैं जो इस तरह प्रतिक्रिया करेंगी। ये यहाँ एक नियॉन स्पेक्ट्रम गैस ट्यूब है और ये मूलतः नियॉन गैस से भरी एक निम्न ट्यूब है। अब ये गैस भी क्षेत्र से उत्तेजित हो जाती है और हम जब इसे कॉइल के पास लाते हैं तो यह एक सुंदर चमकीली नारंगी नियॉन रंग में चमकती है। मुझे इसका रंग वाकई बहुत पसंद है। ये छोटे बल्ब नियॉन से भरे हैं और जब इन्हें कॉइल के पास ले जाया जाता है तो ये चमक उठते हैं। और ये छोटे वाले दिलचस्प थे क्योंकि इन्होंने मेरी कॉइल की एक छोटी समस्या की पहचान की बिना टॉप लोड के। आप देख सकते हैं कि जब मैं उन्हें कॉइल के और ऊपर ले जाता हूं, लगता है कि एक जगह है जहां टॉप के नजदीक क्षेत्र का टूटना हो रहा है। इसीलिए एक टॉप लोड प्रदर्शन में काफी मदद कर सकता है। एक बार जब मैंने टॉप लोड जोड़ दिया तो टॉप लोड के निचले किनारे का यह स्थान वास्तव में अब सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है और ये काम करता है। इसी तरह मेरे अन्य फ्लोरोसेंट बल्बों के लिए ऊपरी लोड की वृद्धि से उनकी चमक और स्थिरता में भारी सुधार हुआ और मैं उन्हें कॉइल से दूर ले जा सका और फिर भी उन्हें ब्राइटली जलाया गया। आखिरकार मैंने इन आकर्षक प्लाज्मा प्लेटों में से एक की जांच की। सक्रिय होने पर यह नीचे कांच में कुछ प्रतिभाशाली प्लाज्मा पैटर्न निर्मित करता है। ये संगीत के लिए संवेदनशील है, जो अनुकूल है। जब मैं इस प्लेट को सेकेंडरी के नंगे तार के निकट ले जाता हूं, मेरा कैमरा अंततः कॉइल द्वारा निकलने वाली लघु प्लाज्मा आर्क की चमक को पकड़ता है। यह इसलिए उत्तम है क्योंकि पहले मैं इसे नहीं देख सकता था। और यदि मैं आउटपुट कैपेसिटेंस में थोड़ा वृद्धि करूं, एक छोटी सी कॉपर टेप के साथ हम इस प्लाज्मा प्लेट को भी उद्दीपित कर सकते हैं। इससे कुछ सुंदर गुलाबी प्लाज्मा स्ट्रीमर्स का सृजन होता है। और फिर अंत में यह दिखाने के लिए कि सर्किट कितना मजबूत है और ये कितनी अच्छी तरह से नीचे स्केल करता है। आइए कुछ अन्य वेरिएशंस को देखें इसमें। द्वितीयक कुंडली, ये वह कुंडली है जो मैंने चौकोर आकार की बनाई है। अब ये थोड़ी अस्त व्यस्त दिखती है, लेकिन मेरे गोल छत परत की तरह ही बिल्कुल समान सर्किट है। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये शायद उतनी मजबूत नहीं है, फिर भी काफ़ी अच्छी तरह काम करती है। खासकर जब आप देखें कि इसमें तारों की परतों की संख्या कम है। तो अगर आपके पास वे गोल टुकड़े नहीं हैं ताकि एक सही कुंडली बना सकें, तो साफ है कि एक चौकोर आकार भी ठीक काम करता है। और अब स्केलिंग डाउन का एक चरम उदाहरण के रूप में, यहाँ एक कुंडली है जिसे मैंने उनके नन्हे पिन कनेक्टर से बनाया है। एक बार फिर मुझे बल्ब को कुछ करीब कुंडली के लाना पड़ा, लेकिन यह फिर भी काम करता है। यह काफी अद्भुत है कि कुछ इतना छोटा और मुख्य रूप से लेगो से बना कैसे वायरलेस ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। खैर, वह मजेदार था। वायरलेस परतें काफी साधारण होती हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से इसकी सापेक्ष सुरक्षा पसंद है, लेकिन मेरे अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि हम इसे अपग्रेड कैसे कर सकते हैं ताकि कुछ और भी प्रभावशाली आउटपुट पैदा कर सकें। क्या आप जानना चाहते हैं कि अपने लेगो को इन मजेदार प्रयोगों में कैसे बदल सकते हैं? सब्सक्राइब करने में संकोच न करें और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।